धरती को चयन करने के लिए विज्ञान भारती को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी का मैं उत्तर प्रदेश में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि भारतीय संस्कृति और परंपरा की आधार भूमि और उसका हृदय स्थल कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश में स्वदेशी ज्ञान विज्ञान की इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर क्रियाशील और कम से कम पिछले 3 दशक से तो इस कार्य के साथ जो संस्था जुड़ी हुई है, ऐसे विज्ञान भारती की इस 5वें अधिवेशन का यहां पर आयोजन होना एक सुखद अनुभूति कराता है। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये हम सबके लिए एक सुखद संजोग हम सबके सामने प्रस्तुत करता है एक कि वास्तव में विज्ञान क्या है। मुझे लगता है कि हम सबकी जो दृष्टि है, भारतीय दृष्टि है, किसी भी नए ज्ञान को हम विज्ञान मान लेते हैं और वह है भी विज्ञान। बहुत सारे लोग इस बात को सोचते होंगे कि विज्ञान भारती की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी संस्था का बरदहस्त जिसे प्राप्त हो, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी। क्योंकि अक्सर लोग इस बात को सोचते हैं, सामान्य बुद्धि के लोग ये मानते हैं कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दृष्टि वैज्ञानिक है, तो हम सब इस बात को मान सकते हैं कि हां, एक वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश हित में, समाज के हित में कार्य करती है। और दृष्टि इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी स्वयं एक वैज्ञानिक थे, एक चिकित्सक थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंचालक जी सरदेव गुरु जी, वे एक वैज्ञानिक थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अन्य जितने भी पूज्य सरसंघ चालक हुए हैं, वे सभी वैज्ञानिक दृष्टि से ओतप्रोत रहे हैं और ओतप्रोत हैं। ये अपने आप में एक वैज्ञानिक दृष्टि को प्रदर्शित करता है। दूसरा, भारतीय संस्कृति ने, भारतीय मनीषा ने कभी भी ज्ञान के विस्तार को और उसको अंगीकार करने के लिए कभी भी हमें कोई अवरोध सामने नहीं आने दिया। आनो भद्रा कर्तवो यंतु विश्वत, यानी ज्ञान जहां से भी आए उसके लिए अपनी दृष्टि को खुला रखो, यह भारतीय दृष्टि है। और मुझे लगता है कि अपने आप में इस बात को प्रदर्शित करता है कि भारतीय दृष्टि अपने आप में एक वैज्ञानिक दृष्टि है। आपने देखा होगा जब विज्ञान भारती की प्रार्थना हो रही थी, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते का जब यहां उच्चारण हो रहा था, ये क्या था अपने आप में? यानी ये अपने आप में जब हम इस बात को कहते हैं कि भाई कोई फिजिकल रिएक्शन हो गया है या कोई केमिकल रिएक्शन हो गया है, सामान्य रूप से हम ये मानते हैं कि वह वस्तु नष्ट हो गई है। लेकिन भारतीय दृष्टि क्या कहती है इस मंत्र के माध्यम से? कोई वस्तु नष्ट नहीं होती है, उसका स्वरूप बदल जाता है। और यही तो वैज्ञानिक दृष्टि है। हमारी भारतीय मनीषा ने बहुत पहले इसके बारे में कह दिया था कि नहीं, कोई वस्तु नष्ट नहीं होती है, उसकी पूर्णता हमेशा बनी रहती है। और उस पूर्णता को बनाए रखने के लिए ही अपने आप में एक मंत्र पर्याप्त है कहने के लिए, जैसे विज्ञान भारती अपनी प्रार्थना के माध्यम से भी आपके सामने यहां पर प्रस्तुत की है। लेकिन इसमें बहुत कुछ अभी किए जाने की आवश्यकता है। मैं पीछे प्रदर्शनी में देख रहा था, अनेक भारतीय वैज्ञानिकों की दृष्टि इसके साथ जुड़ी हुई है। मैं यहां पर देख भी रहा था, जो भारतीय कैलेंडर को भी देख रहा था मैं, अंग्रेजी
ईस्वी सन को भी मैं देख रहा था वहां पर। हम लोग हमेशा इस बात को देखते हैं, हम जब वैसे भी वर्ष प्रतिपदा का आयोजन करते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से, प्रतिवर्ष इसे नव संवत्सर के रूप में मनाने की एक नई परंपरा का शुभारंभ भी किया गया। सामान्य बोलचाल और हमारे सामान्य रीति रिवाजों में हम विक्रम संवत के अनुसार पंचांग पद्धति के साथ ही अपने कार्यक्रम, अपने मांगलिक कार्यक्रम, अपने सभी सामान्य कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। और एक बार देखें तो हम दो प्रकार के उसमें रहते हैं। सरकारी कामकाज को हम हिंदी यानी अंग्रेजी तिथि के अनुसार करते हैं, लेकिन अपने घर के कार्यों को, मांगलिक कार्यक्रमों को या कोई भी अन्य शुभ कार्य का शुभारंभ हम लोग अपने पंचांग के अनुसार, भारतीय पद्धति और अपने विक्रम संवत की तिथि के अनुसार ही उस कार्यक्रम को, उसका मुहूर्त निकालते हैं, उसके अनुसार तिथि तय करते हैं और फिर उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके उस शुभ के अनुसार ही करते हैं। आखिर अंग्रेजी तिथि और विक्रम संवत की जो हमारी पंचांग तिथि है, इसमें अंतर भी क्या है? अगर आप देखेंगे, अंग्रेजी जो तिथि है इसमें वैज्ञानिक दृष्टि नहीं है, लेकिन विक्रम संवत इसमें वैज्ञानिक दृष्टि है। अंग्रेजी तिथि में कोई भी मुहूर्त कौन कब हो रहा है उसका कोई निश्चित तिथि नहीं है। सूर्य ग्रहण कब लगना है और चंद्र ग्रहण कब लगना है, ये तिथियां बदलती रहेंगी। अंग्रेजी उसमें अगर आप उसमें देखेंगे तो उसकी तिथि बदलेगी, लेकिन अगर आप पंचांग के अनुसार देखेंगे तो पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण होगा और अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण होगा, उससे इतर नहीं हो सकता। लेकिन ये हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले इस बारे में बता दिया था। 500-500 वर्षों का पंचांग आपको देख सकते हैं लोगों के पास। यह अपने आप एक वैज्ञानिक दृष्टि है। केवल मनुष्य और प्राणी में ही संवेदना नहीं, बल्कि हरेक जंतु में भी, पेड़ पौधों में भी संवेदना है। यह भी एक भारतीय वैज्ञानिक ने, जगदीश चंद्र बसु, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, उन्होंने यह दृष्टि दुनिया को दी। एटम क्या होता है, यह दृष्टि भी भारतीय एक दार्शनिक ने, महर्षि कणाद ने सबसे पहले अपने वैशेषिक दर्शन के माध्यम से इस भाव को सबके सामने प्रस्तुत किया था। आज हम गॉड आर्टिकल की बात करते हैं। आखिर गॉड आर्टिकल क्या है? आत्मा की नश्वरता। ये भारतीय ऋषि बोल चुके हैं। और महाभारत में तो आपने देखा होगा, जब गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं तो ये आत्मा के बारे में ही तो कहते हैं, ये हर काल, हर देश, हर परिस्थिति में रहेगी। इसको अग्नि नहीं जला सकती है, इसको कोई इसको मार नहीं सकता, कोई इसे काट नहीं सकता है, तो मरने से क्यों डरते हो? अर्जुन को यही तो भगवान कृष्ण कहते हैं। केवल उसका रूपांतरण होना है। दुनिया आज उसको ढूंढ रही है। हमारा शास्त्र, हमारा दर्शन उसकी बृहद व्याख्या पहले ही कर चुका है, हजारों वर्ष पहले कर चुका है। अगर श्रीमद् भगवत गीता को आप देखें तो 5000 वर्ष तो आपके लिखित उसमें आ जाता है कि 5000 वर्ष पहले भी गीता का संदेश जितना प्रासंगिक था, आज भी उसका महत्व उसी रूप में है। लेकिन हम पिछड़े कैसे? क्योंकि हमने अपने ज्ञान को धार्मिक दृष्टि से तो अंगीकार किया, लेकिन उसका जो व्यावहारिक स्वरूप होना चाहिए था उसको अंगीकार करने का प्रयास हम लोगों ने उस रूप में नहीं कर पाए। आज भी मैं देखता हूं, हम अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं को देखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उस पर नोट करने और लिखने की आदत नहीं है, डाटा कलेक्शन करने की आदत नहीं है। बड़े बड़े संस्थान हमारे बन गए हैं, लेकिन इन संस्थानों के अंदर डाटा कलेक्शन की आदत नहीं है, किसी कार्य को वैज्ञानिक दृष्टि से देखने की आदत भी नहीं है। मैं बार बार एक बात को देखता हूं। मैंने पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर,
और उसके आसपास के जनपदों में वो बीमारी ज्यादा थी और प्रदेश के लगभग 38 जनपद उस बीमारी से प्रभावित थे, जिसमें हर वर्ष जुलाई से अक्टूबर के बीच में 1,500 से 2,000 बच्चों की मौत होती थी और ये मौतें 4 दशक तक चलती रहीं।